भगवान पर भरोसा रखो, अब कुछ गलत नहीं होगा। कोई हमको ना चुपके से देख रहा है। वो साया भी क्या हो रहा है, लंबा होता जा रहा है। जैसे गाड़ी उसने टर्न की, अंकल ने स्टीयरिंग पकड़ा और बोला सीधा चल। अरे ये तो वही हंसी की आवाज है, सीधा फोन पर किसी के हंसने की आवाज आ रही है। मुझे दोनों कंधों से यहाँ से ऐसे पकड़ लिया और कोई हाथ मेरे गले पर आया और वो मेरा गला दबाने लगा। देख लिया ना, ले लिया ना मजा मॉडर्न जमाने का। भूत! अगर कोई इमरजेंसी हुई ना तो वो 2 बार अपना लेफ्ट कान ऐसे खींचेगा। आंटी ने हमको ऐसे लेफ्ट कान पकड़कर सिग्नल दिया। ये इमरजेंसी का सिग्नल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान से आज तो मिल हो ही जाएगा। मेरी लाइफ में भूत के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन इस किस्से का महाकलेश 200 से अधिक बारातियों को ले डूबा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मेरे जीवन का 20 साल पुराना किस्सा है। मैं जब पंजाब में थी तो मेरे अंकल आंटी की बेटी की शादी थी, मतलब मेरी कज़न की शादी थी। इस किस्से में मैं मेरी कज़न का नाम नीता रखूँगी। मैं जब जब नीता बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं दुल्हन की बात कर रही हूँ। हम लोगों को अभी पंजाब से खंडाला में जाना था। लड़की के ससुराल वाले तो मुंबई में रहते थे, लेकिन जो शादी थी ना वो खंडाला में हो रही थी। तो हम लोगों को दिल्ली से प्लेन पकड़कर मुंबई आना था। जो हमारा प्लेन था ना वो बहुत लेट हो गया था, तो हमको मुंबई आने में बहुत रात हो गई। हम लोग तकरीबन मुंबई में 11 बजे के आसपास पहुँचे रात को। जैसे हम लोग मुंबई में पहुँचे, फटाफट हम लोगों ने गाड़ियाँ की, मतलब कार की, और सब लोग खंडाला के लिए निकल गए। अब मैं जिस कार में बैठी थी, मेरे साथ अंकल आंटी और नीता भी बैठे थे। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। अभी आपको पता है कि शादी का माहौल होता है, शादी के लिए जा रहे हैं तो कितना मज़ा आता है। सब लोगों को अंदर से एक अजीब सा जुनून होता है। हम लोग गाड़ी में खूब सारे गाने सुन रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, डमशेरा खेल रहे हैं। अभी काफ़ी टाइम हम लोगों को क्या हुआ, गाड़ी में बैठे हुए बहुत हम लोग थक गए थे, देर हो गई थी, भूख भी लग रही थी। अंकल ने बोला कि क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं, किसी ढाबे पर रुक जाते हैं, वहाँ पर बैठ के थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और खाना भी खा लेंगे। क्योंकि उस टाइम पर एक्सप्रेस हाईवे तो बना हुआ नहीं था। आजकल तो यहाँ पर मुंबई से हम लोग वहाँ पर जाते, खंडाला में जाते हैं तो 3-4 घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर, जब 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, कम से कम मुंबई में खंडाला जाने के लिए 7-8 घंटे का टाइम लगता था। और जो रोड भी थे ना वो बहुत आड़े टेढ़े थे, अच्छे रोड नहीं थे, तो बहुत गाड़ी भी आराम से ही चलती थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, हम लोग किसी ढाबे पर रुक जाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि पेट के अंदर तो चूहे दौड़ रहे थे सभी के। तो हम लोग ढाबे पर रुके, हम लोगों ने खाना खाया, सब लोग फ्रेश हुए और सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए खंडाला जाने के लिए। तो मैं, नीता, अंकल आंटी रुके हुए थे हम, क्योंकि अंकल को पे करना था पैसा। तो नीता बोली कि चल हम लोग ऐसा करते हैं, फ्रेश होकर आते हैं, वॉशरूम चलते हैं। तो हम लोगों ने अंकल आंटी को बोला कि हम लोग वॉशरूम जा रहे हैं, ऐसा करना आप लोग ना कार में ही हमारी वेट करना। तो अंकल आंटी बोले ठीक है, आप लोग जाके आओ, हम लोग वेट करते हैं। तो हम लोग अभी वॉशरूम में गए हैं। वॉशरूम में जाकर जैसे ही हम लोग हाथ धोने आए ना मिरर के सामने, तो हम लोगों को ना अजीब सी हंसने की आवाज़ आ रही है। ऐसी हंसने की आवाज़ आई और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कोई हमको ना चुपके से देख रहा है। तो अभी हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो इशारे में मैंने उसको पूछा सुना, तो वो बोलती हाँ। तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बहुत पास से आवाज़ आ रही है। तो हम लोगों ने पलटी करके आजू बाजू बहुत देखा भी कि कौन ऐसा अजीब सा हंस रहा है, लेकिन हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो हम लोग फिर फुट से गाड़ी की ओर भागे और आराम से अपनी गाड़ी में बैठ गए। जैसे गाड़ी थोड़ी दूर गई ना, हम लोगों ने अंकल आंटी को बताया कि जब हम लोग वॉशरूम गए थे ना तो वहाँ पर हमने एक अजीब सी हंसने की आवाज़ सुनी और ऐसा भी लग रहा था कि जैसे कोई हमको चुपके से देख रहा है।
तो अंकल ने बोला कि हो सकता है ढाबे वाले लोग आपस में बात कर रहे हों, वो लोग हंस रहे हों। तो हमने बोला नहीं नहीं, बहुत पास से आवाज़ आ रही थी, दूर से आवाज़ नहीं आ रही थी, ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई पास में खड़ा हो। तो आंटी बोले चुप करो रे, मुंह बंद करो, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कुछ भी बकबक करती रहती हैं, चुपचाप चलो अपना। तो हम लोग अभी दोनों चुप हो गए, क्या बोले, घर वाले विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। तो अपना मुंह बंद करके वैसे ही हम लोगों ने फिर गाने वगैरह सुने और हम लोग आगे कंटिन्यू, हमारी गाड़ी चलती जा रही है। जैसे ही हमारी गाड़ी चलती जा रही है ना, तो हमको रास्ते में ना, अभी रात का टाइम है, वहाँ से एक दूर से ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया खड़ा है, अजीब सा एक आदमी के रूप में साया दिख रहा था। तो जैसे अभी नॉर्मल आदमी की हाइट होती है वैसी उस साए की हाइट थी। हमारी गाड़ी अभी धीरे धीरे जैसे आगे जा रही है ना, वो साया भी क्या हो रहा है, लंबा होता जा रहा है, उसकी शैडो पूरी हमारी गाड़ी पर आ रही है, ऐसा बहुत लंबा वो साया हो गया। और उस साए के पैर ना हवा में उड़ रहे थे ऐसे ऐसे, मतलब ये तो मेरे हाथ है, मैं पैरों के एक्शन कर रही हूँ, आप समझो कि उसके पैर हैं, उसके पैर ऐसे हवा में उड़ रहे हैं और वो साया ऐसे धीरे धीरे गाड़ी की ओर आ रहा है। अब हमारा ड्राइवर बहुत डर गया, उसने क्या किया, ऐसी गाड़ी टर्न की, मैं दूसरे रास्ते से घुमा देता हूँ। जैसे गाड़ी उसने टर्न की, अंकल ने स्टीयरिंग पकड़ा और बोला सीधा चल, ऐसे करके उसने फट से गाड़ी सीधी ले ली। अंकल बोले खोते दे पुत्र, तू ता मरदा ही मरदा, हमको भी साथ में लेकर मरता, तुझे पता था वहां पर खाई थी, बहुत गहरी खाई थी, हम लोग तो मर जाते आज, शुक्र है कि भगवान का हम लोग बच गए हैं। अब इतना सब लोगों को डर लगा, आंटी तो बहुत घबरा गए। तो आंटी ने बोला गाने वाने बंद करो, अभी सीधा भजन लगाओ। अब हम लोगों ने गाड़ी में गाने की जगह भजन लगा दिए, तो सब लोग जोर जोर से भजन अपना, अभी टेप तो चली रही है तो सब लोग क्या कर रहे हैं, टेप के साथ जोर जोर से भजन गा रहे हैं। इतनी भक्ति और शक्ति मैंने मेरे परिवार में कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान से आज तो मेल हो ही जाएगा, मतलब इस धरती पर मेल हो जाएगा। सब लोग इतनी जोर जोर से भजन गा रहे हैं, इतनी श्रद्धा से भजन गा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग तकरीबन अपना 7-8 बजे सुबह के खंडाला पहुंच गए। जैसे खंडाला पहुंचे तो सब लोगों ने चाय वगैरह पी और अंकल बोले ऐसा करो, अब तुम लोग थोड़ा फ्रेश होकर आ जाओ, नहा वगैरह लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लंच करते हैं। हम लोग 12 बजे के पास नीचे होटल में मिलेंगे। हमारा जो होटल था ना वो बहुत बड़ा था, सभी के रूम ऑलरेडी बुक किए गए थे और जो लड़की की शादी थी ना वो उसी होटल में होने वाली थी। आगे बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादियाँ होती थी, तो मेरी सिस्टर की शादी भी वहीं पर होने वाली थी। तो हम लोग सब लोग अपने अपने रूम में गए, नहाए वगैरह और नीचे आए। सबको बहुत भूख भी लगी हुई थी, थके भी हुए थे। सब लोगों ने खाना वगैरह खाया और अपने अपने रूम में हम लोग सोने चले गए। सब लोग सोए अच्छे से, सबने नींद निकाली। फिर शाम को उठे हम सब लोगों का अभी शादी का माहौल है, कितना मज़ा आता है, आपस में बातें कर रहे हैं। होटल में हम लोग आजू बाजू घूम रहे हैं, बहुत बड़ा होटल था, मस्त खंडाला का माहौल हमको लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब रात को लेडी संगीत था, तो सब लोगों ने, अंकल ने बोला कि ऐसा करना 9-10 बजे खाना खाकर हम लोग इधर हॉल में मिलेंगे, यहाँ पर हम लोग खूब धमाल मचाएंगे। तो सब लोगों ने खाना तो खा लिया था, अभी डांस की बारी थी। सब लोगों ने दिल खोलकर डांस किया, बहुत मजा आया, बहुत नाचे कंटिन्यू। सब लोग ऐसी धुन में चढ़ गई थी ना नाचने की, अपनी अपनी धुन में सब लोग नाच रहे हैं। हमको टाइम का कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ। तो अंकल बोले अरे सुबह शादी है, पूरी रात क्या नाचते ही रहोगे? बोले चलो अभी देखो टाइम देखो, कम से कम अपना 2:45 का टाइम होगा। बोले 3 बजने आए हैं, चलो अपने अपने रूम में चलो। अंकल ने बोला मैं तुम लोगों को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता हूँ, तुम लोग होटल में मुझे नीचे 7 बजे सुबह मिलना। हम लोग सब लोग 7 बजे नहा के रेडी हो जाएंगे और नाश्ता करेंगे। तो सब लोग मान गए, ठीक है हम लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत थके हुए थे। डांस करते टाइम तो हमको थकावट महसूस नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि हम लोग बहुत थक गए हैं। तो हम लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे। अब मेरा कुछ सामान जो था ना नीता के रूम में पड़ा था, तो मैं नीता के रूम में गई तो आंटी नीता से बात कर रहे थे। तो नीता बोल रही है आंटी को कि मम्मी मुझे ना मेरे होने वाले पति से बात करनी है, मुझे फ़ोन पर बात करनी है, ऐसा करो आप डैडी के साथ दूसरे रूम में सो जाओ। जो अंकल थे हमारे वो ऑलरेडी अलग रूम में सो रहे थे। तो आंटी बोले अरे बात करनी है तो करना, बोले मैं तुझे कौन सा कुछ बोलती हूँ, तो अपना फ़ोन पर बात करना, मैं पलटी मार कर सो जाऊँगी। तो बोलती नहीं मम्मी मुझे प्राइवेसी चाहिए। तो आंटी बोले
अरे होने वाली दुल्हन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो नीता ने बोला, मम्मी आप आज के टाइम में ऐसी बातें करते हो, ये मॉडर्न जमाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जाओ आप डैडी के रूम में जाओ, वहाँ पर सो, मुझे बात करनी है। तो आंटी बोले कल ही तो शादी है, बाद में बात कर लेना ना। बोले उसने मुझे टाइम दिया है, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़ आप जाओ ना। लड़की ने बहुत रिक्वेस्ट की नीता ने। तो आंटी फाइनली अंकल के रूम में चले गए। तो मैं भी अपना सामान लेकर दूसरे रूम में सोने के लिए चली गई। अब 3-5 के आसपास का टाइम था। हम लोग सब लोग ऐसे ही जस्ट बेड पर लेटे हुए हैं। तो दुल्हन के रूम से ना अजीब सी आवाज़ें आने लग गई। चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, हंसने की आवाज़ आ रही है, कुछ गिरने की आवाज़ आ रही है। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसे जोर जोर से हंस रही है और ऐसे धम धम देने सामान गिर रहा है उसके रूम से। फिर चीख रही है नहीं नहीं, और फिर हंस रही है। तो सब लोग अभी दुल्हन के रूम के पास गए और उसको बोल रहे हैं नीता दरवाजा खोल, नीता दरवाजा खोल। नीता दरवाजा ही नहीं खोल रही है। तो फाइनली क्या हुआ, 2-3 लोगों ने रूम को ऐसे धप देने, ऐसे कंधे से धक्का मारा और दरवाजा खोला। जब हम लोग रूम के अंदर गए ना, तो हम लोगों ने देखा नीता बेड पर बैठी है और उसके सभी बाल जो है ना एकदम ऐसे आगे हैं और रूम का पूरा नज़ारा ऐसे तहस नहस हुआ पड़ा है। नीता के जो भी कपड़े थे, नए नए कपड़े, सब ऐसे बिखरे हुए हैं। पूरा मेकअप का सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है, तहस नहस सब हुआ पड़ा था रूम में। और नीता ने अपने फेस पर ना पूरा अपना फेस उसने लिपस्टिक से रंगा हुआ था और हमको देखकर नीता जोर जोर से हंस रही है। और मैंने अंकल आंटी को बोला, अरे ये तो वही हंसी की आवाज़ है जो हम लोगों ने ढाबे पर सुनी थी। तो फट से ना ड्रेसिंग टेबल से हेयर ड्राई ऐसे धाड़ देने मेरी ओर आया और मैं ऐसे झुक गई और वो जो हेयर ड्राई था ना वो दीवार पर इतनी जोर से लग रहा, धाड़ देने लगा और नीचे गिरकर टूट गया। सब लोग उस हेयर ड्राई को देख रहे हैं और फिर हमने जैसे नीता की ओर देखा ना, तो नीता हमको थोड़ी अभी फेस से ठीक लग रही थी, उसके बाल वगैरह सब पीछे थे और नीता जोर जोर से रोने लगी। तो आंटी ने दूर से पूछा, बेटा तू ठीक है? तो नीता बोलती नहीं नहीं। तो आंटी अंकल हम सब लोग नीता के पास गए, उसको पानी वगैरह पिलाया, उसको अंकल ने सर पर ऐसे हाथ पे पलोसा, बोले बेटा तू ठीक है? हाँ क्या हुआ था तेरे साथ? तो नीता ने बोला कि मैंने जैसे ही अपने होने वाले पति को फोन लगाया ना, तो फोन की रिंग नहीं बजी है, सीधा फोन पर किसी के हंसने की आवाज आ रही है। बोले वो सेम आवाज थी जो हम लोगों ने ढाबे पर सुनी थी। तो उसके बाद बोले मैंने फट से फोन रख दिया और मैंने फिर से फोन रीडायल किया और मैं बिस्तर पर लेट गई। मेरे जस्ट फोन अपना कान के पास ही था ना, तो किसी ने मुझे दोनों कंधों से यहाँ से ऐसे पकड़ लिया और कोई हाथ मेरे गले पर आया और वो मेरा गला दबाने लगा। वो बहुत जोर से मेरा गला दबा रहा है और मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि मेरे को बचाओ बचाओ। बोले मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, मैं कब से सबको ट्राई कर रही हूँ कि कोई मेरी मदद के लिए आए। बोले उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, उसने मेरा गला बहुत जोर से दबा दिया। बोले जब मैंने होश आया तो मैंने देखा कि आप सब लोग रूम में हो और पूरा सामान जो है बिखरा हुआ पड़ा है। तो अभी जैसे उसने बोला ना कि वो सेम आवाज़ हमने सुनी थी जो ढाबे पर सुनी थी, वैसी सेम आवाज़ मैंने इधर सुनी थी फ़ोन पर। तो अंकल ने आंटी को बोला इसको अकेला नहीं छोड़ना। तो आंटी बोले मैं तो इसको पहले ही बोल रही थी कि अकेला मत सो। नहीं ये मॉडर्न ज़माना है, आप ऐसे सोच रहे हो, देख लिया ना, ले लिया ना मज़ा मॉडर्न ज़माने का। तो अंकल बोले इसके साथ सोना। बोले हाँ टेंशन ना लो जी, मैं इसके साथ ही सोऊंगी। और मुझे बोले अमन तू भी इसी के साथ सो जाना। तो मैंने बोला ठीक है आंटी, मैं नीचे गद्दा बिछा के सो जाऊंगी, आप दोनों बेड पर सो जाना। ना पुत जी मैं गद्दे ते सो जाऊंगी, तुसी ऐसे करो नीता दे नाल सो जाना। मैं आंटी की आवाज, आंटी का फेस देखकर समझ गई कि आंटी को नीता के साथ सोने से डर लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है आंटी कोई बात नहीं है, हम दोनों साथ में सो जाएंगे, मैं और नीता। तो हम दोनों अभी साथ में सो रहे हैं। तो हम लोगों ने अलार्म लगा के रखा था कि मैंने सेट किया था अपना 7 से 10 मिनट पहले मैं उठूंगी, फटाफट नहा धोकर फ्रेश होकर नीचे अंकल ने जैसे बोला था कि मिलेंगे सब लोग नाश्ते पर, तो हम लोग
नाश्ते पर हम लोग मिलेंगे। तो जैसे मैं सुबह उठी ना, आंटी नहा धोकर एकदम रेडी थे। आंटी की आंखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी रात सोए नहीं हैं, उनको डर के मारे नींद नहीं आ रही। आंटी बोले ऐसा करो तुम लोग ना अपना नहा धोकर फटाफट नीचे आ जाना, मैं निकलती हूँ। तो हमने बोला आंटी अभी तो 7 भी नहीं बजे। हाँ हाँ तू इसके साथ रह, मैं आती हूँ ना, नीचे मिलती हूँ ना तुम लोगों को। तो मैंने बोला ठीक है आंटी आप नीचे जाओ, हम लोग आते हैं। तो मैं ब्रश करने के लिए गई। मैं जैसे ब्रश करने के लिए गई ना, तो मैंने एक आवाज सुनी, कोई चिल्ला रहा है भूत। तो मेरे मुंह में ब्रश है, मैं घबरा गई। अभी तो मेरी हंसी निकल रही है। मैं फट से घबरा कर ऐसे ही भागी, नीचे भागी। मेरे मुंह में ब्रश है, नीता के पूरे बाल बिखरे हुए हैं, अंकल टॉवल में भाग रहे हैं, कोई ऐसे चड्डे में भाग रहा है, कोई नाइटी में भाग रहा है। सब लोग हम लोग नीचे गए और देखा आंटी बोल रहे हाय रब्बा मैं तो तेनू भूत समझ लेता सीगा। और हमने सामने देखा वो वेटर था बेचारा, एक छोटी सी हाइट का काला सा वेटर था। बोले देख तो कितना काला है, बोले और एक तो है भी छोटा सा। बोले मुझे तो लगा आज मेरे सामने भूत आ गया। बाप रे, बोले तेरी वजह से मेरी जान चली जाती। बेचारा वो लड़का ना किसी का ऑर्डर लेकर कॉफी लेकर ऊपर जा रहा था, तो उसको इतनी शर्म आ रही थी ना जब आंटी ने बोला कि मुझे लगा तो भूत है। वो उसके चेहरे पर उसकी शर्म पूरी दिखाई दे रही थी। अब आंटी का ये किस्सा देखकर इंसान को आंटी भूत समझ गए, मतलब उनके ऊपर डर इतना हावी था। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी क्योंकि मेरे मुंह में ऑलरेडी पेस्ट की वजह से ना बहुत थूक भर गया था। अगर मैं हंस देती तो सबके ऊपर उड़ता। तो मैंने अपनी हंसी कंट्रोल की और हम लोग सब लोग अपने अपने रूम में गए। हम लोग सब लोग नीचे नाश्ते के टेबल पर आए। अब सब लोग खामोश हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि कल का जो किस्सा हुआ था उसकी वजह से डरे हुए भी थे और सुबह की वजह से सब लोगों को हंसी भी आ रही थी। तो डर और अपना हंसी दोनों मिक्स हो गई थी। तो अंकल ने बोला, टेबल पर सब लोग बैठे थे, अंकल बोले कि जो रात का जो किस्सा है, अभी बोले मेरी बेटी की शादी है, हम लोग ये बात रात की वहीं पर दफन कर देते हैं। तो अजीब सा हंसी और गम का एक माहौल था। तो अंकल ने सैंडविच लिया और जूस लिया और अंकल ने बोला कि भूल जाओ ये सारे गम, भगवान पर भरोसा रखो, अब कुछ गलत नहीं होगा। अंकल ये बोलकर सैंडविच खाने गए। जैसे ही उन्होंने सैंडविच की बाइट ली और बोला छी, अब सब लोग अंकल का फेस देख रहे हैं क्योंकि अंकल ने बोला भूल जाओ ये गम, अब कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। और अंकल के मुंह से छी की आवाज आई ना, तो सब लोग अंकल का फेस देख रहे हैं। तो अंकल बोल रहे इतना गंदा सैंडविच, बोले मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा, बोले जूस में से भी अजीब सी बास आ रही है। तो कोई बोल रहा है हाँ यार जो मैंने अंडा ऑर्डर किया था ना उसमें से भी बहुत गंदी बास आ रही है। और कोई बोल रहा है अरे मेरे आलू के पराठे में से भी बास आ रही है। और कोई बोल रहा है देखो ना चाय में से बास आ रही है। अजीब सी गटर की बास आ रही थी, बहुत गंदी बास आ रही थी। सबके खाने में से इतनी गंदी बास आ रही थी ना, तो सब लोग गुस्सा करने लगे। तो मैनेजर आया, अंकल बोले ऐसा खाना खिलाते हो आप लोग? तो बोला क्या हुआ? बोले सूंघ इसको। तो मैनेजर ने वो खाना सूंघा। तो जैसे ही मैनेजर ने वो खाना सूंघा ना, उसने बोला सॉरी सर, माफ कीजिए हमको, हमसे गलती हो गई है, सच में बहुत गंदी बास आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, आपके लिए दूसरा जो भी आपका ऑर्डर है वो रेडी करवाता हूँ, आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी, मैं खड़े रहकर पूरा नाश्ता आपका रेडी करवाता हूँ। तो अंकल बोले ठीक है। अब क्या हुआ, अब नीता बोली कि यहाँ पर कुछ तो गलत चल रहा है। बोले कल का आप रात का किस्सा ले लो, बोले अभी सुबह नाश्ते का किस्सा ले लो, बोले कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तो अंकल बोले हाँ, बोले कुछ तो गलत चल रहा है। अंकल ने बोला इस किस्से की जो रात का किस्सा है, इस किस्से के बारे में कोई कभी बात नहीं करेगा। अगर ये किस्सा लड़के वालों को पता चल गया तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सब लोगों ने अंकल को बोला अंकल जी आप टेंशन मत लो, हम लोग कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, आप टेंशन मत लो। तो फिर अंकल ने बोला हाँ मैं मानता हूँ सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि प्रभु भला है। तो अंकल ने बोला चलो हम लोग ऐसा करते हैं, मिलके प्रार्थना करते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर हाथ पकड़ा और प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा हो। सबको बहुत टेंशन हो रही थी कि शादी अच्छे से हो जाए।
तो सब लोगों ने प्रार्थना की मिलकर और ये डिसाइड भी किया कि हम लोग अब जो भी है हर एक चीज़ पर अपनी नज़र रखेंगे, चाहे वो खाना हो, शादी की कोई भी रस्म हो, सब लोग हम लोग खाने पर, हर एक रस्म पर, हर एक चीज़ पर हम लोग अपना पूरा ध्यान देंगे। सब लोगों ने डिसाइड किया कि अगर सब कुछ सही हो तो हम लोग, अगर सब कुछ सही है ना, तो हम लोग 2 बार अपना राइट कान ऐसे पकड़कर सिग्नल देंगे कि हाँ सब कुछ सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अंकल ने बोला ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी हुई ना तो वो 2 बार अपना लेफ्ट कान ऐसे खींचेगा। तो सब लोग फट से वहाँ पर जमा हो जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। बोले एक दूसरे पर पूरी नज़र रखना। तो ये डिसाइड किया गया। तो अभी खाना वगैरह जो सुबह का ब्रेकफास्ट था, फिर हम लोगों ने खाया, अपने अपने रूम में गए क्योंकि 11 बजे तो अपना शादी का टाइम था, जल्दी ही बारात आने वाली थी। तो हम लोग तैयार व्यार होने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। अब बारात आई, सब कुछ जो भी रस्में वगैरह थी सब पर सबकी नज़र थी, सब कुछ अच्छे से हुआ। लड़की के फेरे का टाइम था, सबको टेंशन हो रही थी कि भाई शादी हो जाए जल्दी जल्दी, सब अच्छे से रहे। अब जैसे ही फेरों का टाइम आया ना, तो सब लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, भाई तुझे खाने पर ध्यान देना है, तुझे स्वीट पर ध्यान देना है, तुझे पानी का जो है सर्व कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, जो कोल्ड ड्रिंक सर्व किया जा रहा है उस पर ध्यान देना है। हर एक की अलग अलग डिपार्टमेंट में ड्यूटी हम लोगों ने बांट दी थी। तो मैं और अंकल एक साथ, दोनों साथ में थे। हमारी ड्यूटी थी कि जो जो सिग्नल दे रहे हैं ना, सबका सिग्नल हम लोगों को नोट करना है और एक दूसरे को बताना है कि सब ठीक है। तो जैसे किसी ने स्वीट चेक की तो उसने राइट कान ऐसे सिग्नल दिया कि सब ठीक है, तो हमने भी सबको सिग्नल दिया ऐसे कर कर, हाँ टेंशन नहीं है। तो किसी ने ऐसा राइट हैंड कर कर खाने का सिग्नल दिया कि खाना सही है। फिर किसी ने लड़की के जो भी रस्मों में सामान यूज़ करना था ना, उसका सिग्नल ऐसे दिया राइट कान पकड़ कर के सब सही है। अब आंटी ने हमको ऐसे लेफ्ट कान पकड़ कर सिग्नल दिया, ये इमरजेंसी का सिग्नल था। मैंने और अंकल ने जैसे देखा ना कि आंटी ने लेफ्ट कान पकड़कर हमको सिग्नल दिया, बाप रे हमारे होश उड़ गए। लड़की के फेरे चल रहे हैं और इमरजेंसी आ गई, हमारे तो पैरों के तले ज़मीन निकल गई। अंकल को तो सांस ऊपर नीचे होने लगी। अंकल बोले मैं तो गया, बोले मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अंकल का इतना हाल ख़राब था, अंकल को पसीने आ रहे थे। तो हम लोग आंटी के पास गए, मैं भाग कर गई, आंटी को बोला क्या हुआ। तो आंटी ने दूर से ही, मैं भाग कर अभी जा रही तो आंटी ने इशारा किया, मतलब कुछ नहीं, मैंने गलती से अपना ऐसे राइट कान पकड़ना था और लेफ्ट कान पकड़ लिया। तो आंटी ने इशारा दिया, मैं वहीं पर रुक गई, दूर से ही रुक गई। तो हमको इतनी टेंशन हो गई, आंटी ने ये क्या कर दिया। तो फिर हमने सबको राइट कान पकड़ कर इशारा दिया कि टेंशन नहीं है, सब ठीक चल रहा है। तो उसके बाद फेरे हुए, तो बाई चांस लड़की का ससुर आया, उन्होंने अंकल की हालत देखी। तो अंकल को उसने बोला कि क्या हुआ, सब ठीक है। बोले हाँ हाँ सब ठीक है। बोले वो दवाई भूल गए थे, इसलिए बोले अपना मैं इन बच्चों की आंटी को बोल रहा था कि दवाई ले आओ। तो बोले अच्छा अच्छा, बोले अगर चाहिए तो मैं मंगवा देता हूँ। अंकल बोले नहीं पायो जी, सब ठीक है, आप टेंशन ना लो। तो लड़की के ससुर अभी आंटी के पास आए, तो उन्होंने बोला आंटी को, समधन जी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बोल देना, दवाई वगैरह मैं आपको सब ला के दे दूँगा। तो आंटी बोलते हाँ हाँ हाँ। तो आंटी ने बोला ऐसा कर कर उसकी बात टाल दी। अब थैंक गॉड फाइनली शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश हुए जब शादी हुई ना, कि चलो लड़की अपने घर गई। सब लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे हैं और हमारे कुछ रिश्तेदारों को बहुत भूख लगी थी, खाना लग चुका था, तो खाना खाने के लिए चले गए। मेरी ड्यूटी थी कि मैं कंटिन्यू नीता के साथ रहूं। हम लोग बहुत डांस कर रहे थे, तो आंटी बाई चांस मैं डांस कर रही हूं तो आंटी मेरे पास आए, आंटी मुझे देख रहे हैं। तो मैंने डांस करते करते आंटी को पूछा, आंटी क्या हुआ। तो आंटी कुछ बोले नहीं। मैंने बोला आंटी क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। तो आंटी ने मुझे साइड पर लिया, बोले मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग लड़के से सब बात छुपा रहे हैं जो कल का किस्सा है। अब मैंने भी जानबूझकर मस्ती में बोला अच्छा ठीक है, हम लोग जाकर सबको बता देते हैं। तो आंटी बोले ए पागल होगी है क्या। तो मैंने बोला अभी तो क्या करूं। तो बोले मैं तो ऐसी बोल रही थी तुझे। तो मैंने दिल में सोचा ऐसी क्यों बोल रहे हो, जब बोलना ही नहीं है तो बोल क्यों रहे हो। तो मैंने चुप हो गई। और वैसे भी हमको आंटी की बातें बहुत अच्छी लगती थी, अगर आंटी डांटते भी थे ना तो हमको आंटी का कुछ बुरा नहीं लगता था।
तो हम लोग अभी फाइनली बोले, मैंने आंटी को बोला, आंटी देखो मैं कैसे पूरी पसीने से भीग गई हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप ऐसा करना नीता का ध्यान देना, मैं 2 मिनट में अपना रूम में जाकर नहा के फट से फ्रेश होकर आ जाती हूँ। तो आंटी बोले ठीक है। तो मैं ऊपर रूम में नहाने के लिए गई। मैं जस्ट नहाकर टॉवल अपना गैलरी में रखने गई ना, तो मैंने देखा गैलरी में से कि सब लोग नीचे जो बारात है ना, सब लोग उल्टियां कर रहे हैं। पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट सब लोग उल्टियां कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ ये क्या हो रहा है, सबके सब उल्टियां कर रहे हैं, कोई भाग रहा है बाथरूम की और आंटी ने अपना लेफ्ट कान पकड़कर ऐसे ऐसे बोला। तो मुझे हंसी आ रही थी, आंटी ये क्या कर रहे हैं सबके सामने, सबको अपनी पोल खोल रहे हैं, लेफ्ट कान राइट कान का पूरा किस्सा बता रहे हैं और मुझे भी दिख रहा है कि सब लोग उल्टियां कर रहे हैं। तो मैंने फट से टॉवल रखा, मैं भागकर नीचे गई। जैसे मैं नीचे गई ना तो गालियों की आवाज़ आ रही है, पूरा होटल जो है ना तोड़ा फोड़ा जा रहा है, एकदम चिल्लम चिल्ली मची हुई है। सब लोग बोलते हैं उस कैटरिंग वाले को बुलाओ, हम आज उसको छोड़ेंगे नहीं, क्या डाल दिया उसने खाने में, सामने लाओ उसको, आज तो उसकी मौत पक्की है। तो सब लोग इतने भड़के हुए हैं। अब जो कैटरिंग वाला था ना, वो होटल के थ्रू ही हमारे इधर खाने के लिए आया था, सब्जी अपना खाने का ऑर्डर, जो शादी के खाने का ऑर्डर था, कैटरिंग वाले को, होटल वाले को थ्रू ही हमने दिया था। अब मैनेजर इतना डरा हुआ है, कांप रहा है, वो बोल रहा है मेरी बात तो सुनो, अंकल को बोल रहा है मुझे बोलने का मौका तो दो, कोई भी उसको बोलने का मौका नहीं दे रहा है, इतने भड़के हुए हैं, कंटिन्यू गालियां दे रहे हैं, सब पूरा खाना बिखरा पड़ा है। बोले ऐसा खाना खाएंगे, मरना है हमको, मार डालना चाहते हो तुम लोग। इतने में क्या हुआ, पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले आए तो अंकल ने बताया, ये देखो बोले क्या हाल है, बोले पूरा बाथरूम भरा हुआ है, बोले लोगों को बाथरूम करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है, उल्टियां कर करके सबका बुरा हाल हो गया है। तो होटल वालों ने ही पुलिस वालों को बुलाया था और फटाफट 2-3 एम्बुलेंस भी होटल वालों ने बुलाई थी, क्योंकि लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। तो लोगों को अपना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और पुलिस वालों ने क्या किया, अभी कैटरिंग वाला तो भाग गया था डर के मारे बेचारा। अब पंजाबियों का गुस्सा तो आप जानते ही हो, ऐसा मारपीट के सामने उसको कैटरिंग वाले को तो मार ही डालते, तो वो छुप गया था। पुलिस वाले ने अभी कैटरिंग वाले को पकड़ा और पूछा अभी क्या बात है, तो उसने बोला सर इनको कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। बोले आज तक मेरी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, आप जहां जहां मैंने लोगों की शादियों का खाना बनाया है आप सब जगह से पूछ सकते हो, इवन कि आप खाना भी टेस्ट करके देख सकते हो। बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बोले ये हमको नहीं पता है अचानक से खाने में क्या प्रॉब्लम हुई है। अब क्या हुआ, सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। अब पुलिस वालों ने क्या किया, वो खाना लिया और लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। अब हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जो थे बीमार थे, कम से कम 3 दिन बेचारे हॉस्पिटल में रहे। और 3 दिन के बाद खाने की रिपोर्ट आई, और खाने की जो रिपोर्ट आई ना, वो खाने की रिपोर्ट में लिखा गया था कि ये खाना 100% प्योर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो सब लोग शॉक थे कि ऐसे कैसे हो गया, सबको एक साथ उल्टियां हो रही हैं, सबको एक साथ लूज मोशन लग गए हैं, ये कैसे है। तो दोस्तों वो जो शादी का किस्सा था ना, बहुत अजीब किस्सा था, बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। इतने लोगों की एक साथ हालत खराब, हंसी की आवाज़, नीता की हालत खराब। वो तो शुक्र है कि शादी अच्छे से हो गई और लड़की अपने घर में सेट है। आज लड़की के 2 बच्चे हैं, उसके एक बेटी जो है 18 साल की है। लेकिन इस किस्से का जिक्र हमने कभी किसी से नहीं किया था। तो उसके बाद शादी तो हो गई, उसके बाद लड़की के साथ भी कभी कुछ नहीं हुआ और पूरे परिवार के साथ भी कभी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से रहा। बस वही एक दौर था जिसमें गड़बड़ होती गई। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। पीछे पड़ा भूत आसानी से नहीं छोड़ता, पीछे पड़ा भूत आसानी से नहीं छोड़ता, कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त वे वक्त साल में कई बार मुझे किसी ना किसी को ये कहानी सुनानी पड़ती है, मुझे किसी ना किसी को ये कहानी सुनानी पड़ती है।